तो ये मानवा मेरा फेवरेट मानवा है। अगर तुम लोगों को पसंद आए तो देख लेना, मगर मैं एक मानवा बिल्कुल कंप्लीट करके ही चुनूंगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं, किसी के ताबूत के सामने बैठा हुआ है। ये हमारा एमसी है जो अपने बारे में हमें बताता है। मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ जो इस लड़के की बॉडी में आया हूँ, जिसका की नाम है जेनफाई। और मैं जिस कबर के सामने बैठा हूँ ये जेनफाई का फादर है, जो एक दिन हंटिंग करने में जाया था और इसका मौत हो गया वाइल्ड बीस्ट से लड़ते हुए। मैं जिस बंदे के बॉडी में हूँ ये बंदा पूरी तरह से अपने बाप पे डिपेंड था। मैं बिल्कुल गलत टाइम पे इस बंदे की बॉडी में आया हूँ। ये बंदा बिल्कुल भी अमीर नहीं है और इसके खाने के लिए इसके पास सिर्फ 4 ही मीट के टुकड़े हैं। सच में मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। अब मेरे सारे बचाए हुए पैसे का क्या होगा। तभी एमसी अपने आप को मारते हुए बोलता है, मैं ऐसे कैसा सोच सकता हूँ। मुझे फिर से जीने का मौका मिला है, मुझे अच्छे से इस लाइफ में भी जीना पड़ेगा। मुझे सोचना पड़ेगा मैं इस ज़िंदगी को कैसे बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ। तभी हमारे एमसी के पीछे एक आवाज़ आता है। हमारे एमसी जब पीछे मुड़ के देखता है ये एक सिस्टम होता है। सिस्टम बोलता है, होस्ट हम चालू हो चुके हैं। तभी एमसी सोचता है इतना ज़्यादा लाइट किधर से आ रहा है। तभी एमसी बोलता है, रुको रुको ज़रा, क्या मैंने बिल्कुल सही सुना है? क्या मेरा भी है इस दुनिया पे एक हरम होगा जिसमें मैं 8-9,000 लड़कियों के साथ शादी करूँगा? भाई ये पढ़ने के बाद मेरी फट गई। साला 8-9,000 लड़कियाँ चाहता है। अगर एक भी लड़की मिल जाए तो इसका दाम निकल जाएगा, ऐसी इसका बॉडी है। तभी एमसी हंसते हुए सोचता है, तो वो नोबेल सारे झूठ नहीं थे। अब अगला होगा मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और मेरी बहुत सारी बीबी होंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से सिस्टम आ जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। सिस्टम बोलता है, होस्ट की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए हम बंद हो रहे हैं। तभी एमसी गुस्से में बोलता है, क्या तुम इतने जल्दी क्यों बंद हो रहे हो? मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसे बंद नहीं हो सकते हो। सिस्टम बोलता है, आप इस जीवन में अच्छे से जिए, हम दूसरे लाइफ में आपके साथ मिलेंगे। एमसी बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है साधारण जीवन जीने से? तुम बिल्कुल घटिया हो, यूजलेस हो। ये ऐसे बहुत सारे गालियाँ देता है सिस्टम को एमसी। ये सब सुन के सिस्टम गुस्सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक एमसी के ऊपर करता है। सिस्टम बोलता है, सिस्टम के बारे में गलत चीज़ें बोलना बिल्कुल माना है। फिर एमसी बोलता है, ठीक है तो तुम्हारा क्या मतलब था दूसरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनने का, और मुझे क्या करना पड़ेगा दूसरे ज़िंदगी में जाने के लिए? सिस्टम बोलता है, आपका सोल बिल्कुल इमोर्टल है, उसे कोई मार नहीं सकता है। आपके दूसरे लाइफ में जब भी आपके ओपोनेंट आपके ऊपर अटैक करेगा तो उसके ऊपर उसका दुगना अटैक लगेगा। ऐसे ही आप इनविंसिबल हो जाओगे दूसरे लाइफ में। तो इसीलिए अपना जीवन अच्छे से जिए इस दुनिया में। तभी एमसी सोचता है, तो ऐसी बात है, अगर मुझे दूसरी लाइफ में जाना है तो मुझे 50 से 60 साल इस दुनिया में रहना पड़ेगा। तभी एमसी सिस्टम से पूछता है, अगर मैं खुद को मार दूं क्या सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा? सिस्टम बोलता है, अगर आप खुद से मारना चाहते हैं या किसी के सामने जाके मारने के बात करते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। तभी एमसी सोचता है, तो मैं खुद से नहीं मर सकता, मौत मुझे ढूंढते हुए आना चाहिए। तभी एमसी बोलता है, तो मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा काम करके और एक मरीज़ की तरह जीऊँगा। तभी सिस्टम बोलता है, एक मरीज़ कभी भी ज़्यादा काम नहीं करता। एमसी बोलता है, तो मेरी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है। सिस्टम बोलता है, आपको गुड लक अपने मरीज़ की तरह ज़िंदगी जीने के लिए। आपको अगर कोई भी कुछ भी अगर हमसे पूछना हो तो हमें बुला लेना। एमसी तभी सोचता है, जेनफाई एक मरीज़ था मगर यूली तो एक मरीज़ नहीं था। सिस्टम तुम सिर्फ एक सिस्टम हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं। एमसी बोलता है, मुझे जल्द से जल्द दूसरे लाइफ में जाना है, इसीलिए मैं कोई रास्ता तो खोज ही लूँगा जिससे मैं मर जाऊँ। तभी सीन शिफ्ट होके हम एक डिमोनिक सेक्ट पे देखते हैं जहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जियो। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो उनकी सेंटेंस होती है। लड़की का नाम है कियानमी। वो लड़की वो क्रिस्टल दिखा के सबको बोलती है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है जो मॉन्क लोग इस्तेमाल करते थे, इससे हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली डेमोनिक सेक्ट बनेंगे। सब लोग बोलते हैं हमारी सेंटेंस की जय हो।
तभी अचानक एक अटैक आके उस लड़की के हाथ से ऑर्ब लेके चला जाता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में वो ऑर्ब होता है। कियानमी बोलती है ये तो तुम हो, जल्दी से सब लोग जाके उसे पकड़ो। सीन शिफ्ट होके हमारे एमसी के तरफ दिखाते हैं जो सो के सोचता है कि सारे रूल को फॉलो करते हुए मरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एमसी बोलता है मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बिना मेहनत करके मैं कैसे खाना खाऊंगा, अगर मेहनत किया तो सिस्टम का रूल टूट जाएगा, मैं कैसे इस माउंटेन पे ज़िंदा रहूँगा। एमसी बोलता है हाँ माउंटेन, अगर मैं हंटिंग पे जाऊँगा तो मैं ज़रूर मर जाऊँगा एक ही हफ्ते में, जैसे इस बंदे का फादर मरा था। मैं तो एक मामूली सा बंदा था जो हमेशा डेस्क में पड़े पड़े बैठा करता था, मुझे कैसे हंटिंग पता होगा। तभी एमसी सुअर जैसा फेस बना के बोलता है मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से जाना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होके एमसी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है जल्दी से आ जाओ, मुझे जल्दी से मरना है, दूसरे लाइफ में मैं एक राजा की तरह जीऊँगा। तभी अचानक जेनफाई उसके सींग पकड़ के बोलता है मेरे हाथ अचानक अकेले अकेले ही काम करने लगे, ये कैसे हो रहा है। तभी जेनफाई अपने हाथ से उठा के उस मॉन्स्टर को पटक देता है। एमसी बोलता है ये सब जेनफाई की बॉडी के कारण है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हंटर था पहले, सच में ये कितना ज़्यादा बुरा है, एक आदमी शांति से मर भी नहीं सकता, काश कोई बड़ा सा पत्थर आके मेरे सर पे लग के मैं मर जाऊं। तब हम सच में देखते हैं एक बड़ा सा कुछ आके एमसी का पूरा घर ही तोड़ डालता है। जेनफाई बोलता है सच में एक बड़ा सा पत्थर आसमान से आया मगर मेरे को ना लग के मेरा पूरा घर ही तोड़ डाला। तभी जेनफाई घर के अंदर जाके देखता है सच में सब कुछ टूट चुका है। जेनफाई बोलता है अब मैं कहाँ पे रहूँगा। तभी हम देखते हैं नीचे वही लड़की जिसने पत्थर को चोरी किया था। तभी जेनफाई उस लड़की के छाती पे अपना सर रख के सुनने की कोशिश करता है क्या ये जिंदा भी है। जेनफाई बोलता है सच में इसका हार्ट बीट तो रुक चुका है, इसका मतलब ये मर चुकी है, सच में बहुत ज़्यादा कम उम्र में ही ये मर गई। तभी अचानक से वो लड़की उठ जाती है, इसे देख के जेनफाई बहुत ज़्यादा डर जाता है। जेनफाई बोलता है लड़की मैं कुछ गलत मत समझना, मैं सिर्फ देख रहा था तुम जिंदा हो कि नहीं। वो लड़की बोलती है ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तभी वो लड़की और जेनफाई को हम बाहर में देखते हैं। जेनफाई बोलता है हम उस घर के अंदर नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिकल जड़ी बूटी खोजने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे रुको। तभी वो लड़की बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो लड़की अपने कपड़े उतार देती है और 2 मेडिसिन की बोतल एमसी को देने लगती है। ये देख के तो एमसी की दोनों आंखें बाहर आ जाती है। एमसी बोलता है मिस ये तुम क्या कर रही हो। वो लड़की बोलती है मेरे पास पहले से ही मेडिकल की 2 बोतल है, मगर मैं अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, क्या एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इंसान मेरी मदद करेगा मेरे पीछे ये लगाने के लिए। कुछ गलत चीज़ें मत समझना, लगाने के बाद कर रहा है मेडिसिन का। हम देखते हैं एमसी के नाक से बहुत ज़्यादा खून निकलते हुए है। एमसी बोलता है क्या सच में। वो लड़की बोलती है एक कल्टीवेटर कभी भी ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। तभी एमसी बोलता है ये घाव तो सच में बहुत ज़्यादा सीरियस है। तभी एमसी उस घाव पे मेडिसिन लगाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो मेडिसिन लगाने के साथ साथ ही वो घाव सारे ठीक हो जाते हैं। जेनफाई बोलता है मिस आपके घाव तो। वो लड़की बोलती है ये एक बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है, मगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मेरा नाम है जाओ शुई, मैं एक कल्टीवेटर हूँ जो नाइवेन शॉर्ट स्कूल से हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जेनफाई बोलता है मेरा नाम है जेनफाई, मैं एक हंटर हूँ, आप कैसे आसमान से यहाँ पे गिरी। फिर वो लड़की सब कुछ बता देती है हमारे जेनफाई को और बोलती है सर आप चिंता मत करिए, मैं जब सेट में चला जाऊंगा ये सारी चीज़ें का भुगतान मैं कर दूंगा। जेनफाई सोचता है क्या एक लड़की वर्सेस पूरा सेक्ट, मगर फिर भी ये लड़की बच गई, सच में तुम बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल होगी। जेनफाई पूछता है मिस जाओ आपका अगला प्लान क्या होगा। जाओ बोलती है डिमोनिक सेक्ट ज़रूर कोई प्लान कर रहा होगा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट ऐसे वो लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी सेट में जाने की कोशिश करूँगा और ये सब बताऊँगा। तभी हम देखते हैं अचानक से उस लड़की के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जेनफाई बोलता है मिस जाओ आप ठीक हैं। तो
पिछले एपिसोड में हमने देखा था जाओ शुई को कुछ होने लगता है, उसके मुंह से ब्लड निकालने लगता है। तभी जेनफाई बोलता है मिस जाओ क्या आप ठीक हैं। जेनफाई बोलता है मिस जाओ आपकी इंजरी कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, आपको रुक जाना चाहिए, आप अगर इस हाल में जाने लगेंगी तो आप। तभी जाओ शुई बोलती है अगर तुम मुझे सेक तक पहुंचाने में मदद करोगे मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रियामंद होऊंगा। तभी जेनफाई सोचता है क्या। तभी जेन शुई बोलती है भूल जा मैंने जो बोला था, ये सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। जेनफाई पूछता है मिस जाओ आपका सेट कितना दूर होगा। जाओ शुई बोलती है मैं जितना सोच सकता हूँ आधा मंथ लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। जेनफाई पूछता है तो इसके अंदर हमें डेमोनिक सेट भी फॉलो करेगा। तभी जांग शुई बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, ये बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है, हम बहुत ज़्यादा लकी हुए तभी हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तभी जेनफाई सिस्टम को बोलता है सिस्टम अगर मैं इस लड़की को रास्ता दिखाऊं तो ये क्या कोई रूल ब्रेक होगा, अगर इसमें मैं मर भी जाऊं तो। सिस्टम बोलती है नहीं अगर तुम इसमें मर भी जाओ तो इसमें कोई रूल ब्रेक नहीं होगा। जानशुई बोलती है मैंने तुम्हें पूछा अगर तुम नहीं जाना चाहते तो बोल दो, ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। जेनफाई बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा मदद करूँगा चलो। जानशुई बोलती है क्या सच में। तभी जानफाई बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक है, आप एक नॉर्मल पीपल को बहुत ज़्यादा कमज़ोर सोचती है, मैं आपको दिखा दूंगा मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ, एक डिमोनिक सेट के साथ हम दोनों साथ में मिलकर लड़ेंगे। जानशुई बोलती है ये लड़का बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मगर ये बंदा बिल्कुल भी डरा नहीं है, सब कुछ भूल जाओ, मुझे जल्दी से अपने सेक्ट में जाना है। जानशुई बोलती है ठीक है जल्दी से चलो क्योंकि बहुत जल्दी हमें डिमोनिक सेक्ट फॉलो करने वाला है, हमें इधर से जल्दी से निकलना पड़ेगा। जानफाई बोलता है ठीक है मैं जल्दी से निकलता हूँ, थोड़ी देर रुको यहाँ पे। तभी जेनफाई अपने पिता के कब्र में जाते के बोलता है ओल्ड मैन तुम मेरे असली पिता तो नहीं हो मगर इस बॉडी के पिता हो, अब मैं इस बंदे को लेके जा रहा हूँ मरने के लिए, तुम मुझे माफ कर देना। फिर हमारा चुतिया एमसी हंसने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होके जेनफाई बोलता है मिस जाओ चलो हम लोग चलते हैं। मिस जाओ बोलती है ठीक है चलो। तभी सीन शिफ्ट होके हम कियान मी को देखते हैं जो बोलती है मेरा 50 साल का प्लान उस जांग शुई ने एक बार में चौपट कर दिया। तभी कियान मी एक बंदे को बुलाता है जो इसको बोलता है जाओ क्वान तुम सबसे ज़्यादा इलाइट हो, तुम्हें मैं एक काम देता हूँ, तुम जाके शॉर्ट क्लैन की उस एल्डर जान शुई को पकड़ के मेरे पास ले आओ, वो हमारा बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ चुरा के ले गया है। ओल्ड मैन बोलता है आप चिंता मत करिए मिस, मैं उसे पकड़ के ले आऊँगा। एक लड़की आके बोलती है तुम्हें अपना सारे पावर लगा के उसके पकड़ना पड़ेगा क्योंकि जांग शुई कोई कमजोर लड़की नहीं है, तुम ये चीज़ अपने साथ लेके जाओ। तभी वो ओल्ड मैन ये चीज़ देख के बोलता है क्या मिस सच में आप मुझे ये चीज़ दे रही है। कियान मी बोलती है मैं ये चीज़ तुम्हें कुछ देर के लिए दे रही हूँ, जल्दी से जांग शुई को मार के मेरे पास लेके आओ, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा इनाम भी दूंगी। ओल्ड मैन बोलता है आपका शुक्रिया। तभी कियान मी सोचती है इस बार तुम तो गई, मैंने तुम्हारे ऊपर पहले से ही लोकेशन चेजिंग स्पेल कर दिया था, तुम जिधर भी जाओ मैं तुम्हें खोज लूंगी। सीन शिफ्ट होकर रात के टाइम पे हम जेनफाई को देखते हैं जो जमीन पे सोया हुआ है। तभी जान शुई अपने हाथ जेनफाई के कपड़ों के अंदर डाल देती है। तभी जेनफाई का नींद टूट जाता है, सामने जान शुई को सोचता है ये सब क्या चल रहा है, ये तो बहुत जल्दी हो रहा है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जांग शुई धीरे से जेनफाई को बोलती है डिमोनिक सेट आ चुकी है यहाँ पे। जेनफाई बोलता है कहाँ पे, कितने सारे लोग आए हैं इधर पे। तभी जांग शुई बोलती है यहाँ पे कोई एक ही बंदा आया है मगर वो खुद को दिखा नहीं रहा है और वो एक डिमोनिक एबिलिटी का यूज़ कर रहा है जिससे कि आपको गलत गलत चीज़ें करने का मन करता है। जेनफाई सोचता है इसका मतलब ये चीज़ मुझे भी सीड्यूस कर रहा है जैसा कि हेंटाई में होता था। मैंने अपने पिछले ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे कॉमिक पढ़े थे, सच में ये सब मेरे साथ भी होने लगा है, सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी जाओ शुई बोलती है ये मिस सिर्फ लड़कियों के ऊपर इस्तेमाल होती है। तभी मिस जाओ को कुछ होने लगता है। जेनफाई बोलता है मिस जाओ क्या आप ठीक है। तभी मिस जाओ बोलती है मैं ये चीज़ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती हूँ।
तभी जेनफाई बोलता है तो हम लोग अब क्या करें। जेनशुई बोलती है हमारे पास दो तरीके हैं, जिसके अंदर मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है जिससे कि वो बंदा भी मर जाएगा मगर उसके साथ तुम भी मर जाओगे। जेनफाई ये सुन के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जेनफाई सोचता है मुझे को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से इस्तेमाल करो। जांग शुई बोलती है मुझे को पता है तुम ये चीज़ के लिए राज़ी नहीं होगे, मगर मैं भी ये चीज़ नहीं कर सकती कि जो मुझे बचाया है मैं उसे मार नहीं सकती। जेनफाई सोचता है नहीं, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानशुई दूसरा तरीका बोलती है जिसके अंदर तुम उस बंदे को खोजो और मैं उस बंदे को अपने हाथों से मार डालूंगी। जेनफाई बोलता है क्या मैं उसे खोजूं? तभी जानशुई बोलती है हाँ, क्योंकि वो किसी तरह का मैजिकल आइटम यूज़ कर रहा है जिससे कि वो गायब हो चुका है। तुम ऐसे जंगलों में पले बड़े हो, तुम्हें इस जगह के बारे में ज़्यादा पता होगा, तुम उसे खोजने की कोशिश करो और मैं उसे एक ही बार में मार डालूंगी। जेनफाई बोलता है ठीक है, मैं उसे खोजूंगा। जेनफाई सोचता है तो व्यूअर्स हम लोग दूसरे किसी मानव पे मिलेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। तभी वो ओल्ड मैन सोचता है ये जो रोप मुझे को सेंटेंस ने दिया था ये बहुत ज़्यादा कमाल का है, ये सिर्फ मैजिकल पावर को मुझे ढूंढने से नहीं रोकता, ये सारे इंसानों के पांचों सोचने की शक्तियाँ बंद कर देता है। अगर वो बंदा मुझे छू भी लेता है तो कभी मुझे पता ही नहीं कर पाएगा कि मैं यहाँ पे हूँ। तभी जेनफाई अपने हाथों में तीर लेके उस बंदे को ढूंढने लगता है। तभी वो बंदा बोलता है वो बंदा यहाँ पे क्यों आ रहा है? वो बंदा नहीं, वो बंदा मेरे को खोजने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे बिल्कुल भी देख नहीं सकता है। तभी हम अचानक से देखते हैं एक तीर उसी बंदे के ऊपर लगने लगता है। वो ओल्ड मैन अपने हाथों से वो तीर को तोड़ डालता है। तभी वो बंदा ओल्ड मैन सोचता है ये बंदा मेरे को कैसे ढूंढ लिया। जेनफाई सोचता है मैंने उस बंदे को कैसे ढूंढ लिया। 1 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेनफाई सोचता है वो बंदा कभी भी मेरे पीछे नहीं हो सकता है, तो मुझे ज़रूर सामने अटैक करना चाहिए जहाँ से वो बंदा पीछे से आके मेरे को मार डाले। तुम क्यों वहाँ पे छुपे जहाँ पे मैंने मारने की कोशिश किया? सच में अब तुम मर जाओगे। जांग शुई तुम्हें एक ही अटैक में मार डालेगी। तभी वो बंदा वहाँ से भाग के चला जाता है। जांग शुआन बोलता है क्या वो बंदा भाग गया? जांग शुई उसे क्यों नहीं मारी? हम देखते हैं जांग शुई को जो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा था तुम उसे खोजने में बहुत सारा टाइम लोगे। मेरा बॉडी अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, मैं अभी भी कमज़ोर हूँ। मैं अपने पावर इकट्ठा करके मैंने सोचा था तुम जितनी देर में उसे खोजोगे मैं उतनी देर में अपना पावर इस्तेमाल करके उसे मार डालूंगी, मगर तुम बहुत जल्दी उसे ढूंढ लिए। मुझे माफ़ कर देना, मगर इस बार फिर से तुम उसे ढूंढ लो, मैं पक्का बता रहा हूँ इस बार उसे मैं मार डालूंगा। जेनफाई बोलता है ठीक है मिस, आप यहाँ पे रख के रहिए, मैं उसे फिर से कोशिश करता हूँ ढूंढने का। हम देखते हैं ओल्ड मैन और एमसी बोलता है एक साथ में इस बार वो बंदा मेरे को ढूंढ नहीं सकता है। एमसी बोलता है मैं इस बार उस बंदे को मार नहीं पाऊंगा। ओल्ड मैन हंसते हुए सोचता है मैं उसी जगह में फिर से आ गया, मुझे पता है वो बंदा मेरे को इस बार उसी जगह में बिल्कुल भी नहीं मारेगा क्योंकि पहले ही मैं यहाँ पे था। मैं अगर फिर से यहाँ पे रहूँगा ये बंदा कभी भी सोच ही नहीं पाएगा ये सब। फिर एमसीपी सिम वही सोचता है कि वो बंदा बिल्कुल भी गधा नहीं होगा कि एक बार जहाँ पे मैंने मारा है वो बंदा वहीं पे ही रुकेगा। तभी हमारा एमसी फिर से तीर लेके मार देता है। तभी हम देखते हैं फिर से उसी बंदे के लग जाता है वो तीर। ये देख के दोनों ही गुस्सा हो जाता है। तभी वो बंदा फिर से भाग जाता है। जेनफाई बोलता है इस बार फिर से तुमने क्यों नहीं मारा? क्या फिर से तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है? जांगशुई शर्माते हुए बोलती है तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो। तभी जांगशुई अपना शॉट बाहर निकाल के बोलती है इस बार मैं बिल्कुल रेडी हो, चलो इस बार फिर से एक बार ढूंढो, मैं उसे मार डालूंगा। जेनफाई सोचता है इस बार मैं कहाँ पे मारूं? ये बंदा हर जगह में रह सकता है मगर ये आसमान में नहीं रह सकता। तो आसमान में की तरफ जेनफाई शूट कर देता है। तभी वो बंदा भी सोचता है ये बंदा नीचे की तरफ मार देगा, मगर इस बंदे कभी भी नहीं सोचा होगा मैं आसमान से आके इस बंदे को मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं वो तीर फिर से जाके उस ओल्ड मैन को लग जाता है। इस बार जानशुई भी रेडी रहती है, अपने एक ही अटैक में उस बंदे को मार डालती है। तभी जेनफाई उस बंदे को जाके पूछता है ब्रदर क्या तुम्हारे पास भी एक सिस्टम है जो तुम्हें मरने के लिए बोला है, इसलिए बार बार तुम मेरे तीर के सामने आके लग जा रहे हो? सच में तुम कितने ज्यादा लाकी हो, तुम मर गए।
तभी उस बंदे के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। एमसी बोलते हैं ऐसे तुम मेरे सामने नहीं मर सकते हो, ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा है, तुम क्यों मर रहे हो, मैं क्यों नहीं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम कियानमी को देखते हैं जो बोलता है मैंने जैसा सोचा था तुम उसे हरा ही दोगे, मगर ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा है, वो पावरफुल आर्टिफैक्ट मेरे हाथ से चला गया, मगर तुम उस बंदे से तो जीत चुकी हो, मगर इन तीनों से कैसे बचोगी। सीन शिफ्ट होके हम एक सिटी की तरफ देखते हैं जहाँ पे जेन 5 बोलते हैं हमारे को रास्ते में और कोई अटैक नहीं हुआ डेमोनिक सेक्स से, हम फाइनली जियान सिटी तक पहुँच चुके हैं सेफली। फिर जेन 5 जानशुई से पूछती है कि हमारा मंजिल तो और भी बहुत दूर है, तो हम लोग यहाँ पे क्यों रुके हैं। तभी जानशुई बोलती है ये हमारा सेक्ट अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए हमें इस सिटी पे रेस्ट करना चाहिए, और एक बात इसके बाद कोई भी सिटी नहीं आएगा हमारे रास्ते में, तो यहाँ पे ही रुक जाते हैं, मगर एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है डेमोनिक सेक्ट का। जेन 5 हंसते हुए सोचता है कि जल्दी से आ जाओ डेमोनिक सेक्ट, मैं तुम्हारे शॉट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी रात हो जाती है। हमारा एमसी बोलता है मुझे जल्दी से कोई मार डालो, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है। जांगशुई ने बोला था एक साथ रहने में बहुत ज़्यादा सेफ होंगे, इसीलिए एक ही कमरा उसने बाय किया, मगर ये देखने के बाद मुझे सच में मरने का मन कर रहा है, कोई मुझे मार डालो, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है। तभी अचानक से जानशुई बाहर आ जाती है। तभी जानशुई बोलती है कि कोई आया है घर के बाहर। ये देख के तो जांग 5 का मुंह से खून निकलने लगता है, बोलता है ये मैंने क्या देख लिया। तभी जानशुई टॉवल लगाते हुए बोलती है कि ज़्यादा मिस्टीरियस बनने की कोशिश मत करो, जाई इन पाई सान वुईशी, तुम लोग जल्दी से बाहर आ जाओ। जेन 5 सोचता है ये उन लोगों का नाम कैसे बता सकती है, सच में कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा औसम होता है। तभी अचानक से गेट खुल जाता है और उनमें से 3 लोग बाहर आ जाते हैं। तभी एक बुड्ढा बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा हॉनर की बात है, तुमने अभी भी हमारा नाम याद रखा है, हा हा हा। मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा उस दिन को जिस दिन तुमने मेरे सारे गरीब पीपलों को मार डाला था, जिन्हें मैंने तुम्हें मारने के लिए भेजा था। जानशुई हंसते हुए बोलती है सच में कितने गरीब पीपल थे। वो बुड्ढा बोलता है तुमने सच में बहुत ज़्यादा बुरा किया मेरे इन आदमियों को मार के, अब तुम उनके ऊपर हंस भी रही हो। जानशुई बोलती है तुम में से कोई भी मासूम आदमी नहीं है, सब लोग क्रिमिनल हैं। तभी जेन 5 बोलता है क्या तुम वही लोग हो जो कच्चा ही इंसान को खा जाते हो। तभी वो बुड्ढा जोर से चिल्ला के बोलता है तुम मॉर्टल, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुम ये सब बोल रहे हो, तुम सिर्फ रुको, मैं ये सब बिल्कुल भी आसानी से जाने नहीं दूंगा। जानशुई बोलती है तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें लड़ना है तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ। तभी जेन 5 एक टूल लेके बोलता है तुम सब लोग मर जाओ। तभी अचानक से जेन 5 के मुंह के ऊपर एक कपड़े आ जाके लगता है। वो कपड़े लेके जाके जानशुई के सामने लेके जाके बोलती है मिस जाओ जल्दी से ये कपड़े पहन लीजिए। जानशुई भी बोलती है ठीक है। वो ओल्ड मैन फिर से बोलता है क्या तुम लोग सच में मेरे साथ फाइट करना चाहोगे इस सिटी के बीच में, अगर हम लोग एक दूसरे के साथ इस जगह पे फाइट करते हैं तो सारे मॉर्टल लोग मर जाएंगे, क्या तुम ये चीज चाहते हो। जेन 5 बोलती है तुम तो बिल्कुल शेमलेस हो, तुम धमकी दे रहे हो एक लड़की को। तभी जानशुई बोलती है तुम लोग क्या चाहते हो। वो ओल्ड मैन बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, हम लोग तुम्हारा टेस्ट लेंगे 3, अगर तुम लोग वो चीज़ कंप्लीट कर देते हो तो हम अपने सोल को तबाह करके मर जाएंगे, तुम लोग अगर चाहो तो हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जानशुई तुम्हें तो पता ही होगा अगर हम लोग लड़े तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे, मगर इससे सारे इमोर्टल मर जाएंगे, अगर तुम हमारे कंडीशन को फुलफिल कर देती हो तो हम लोग बिना कुछ करके ही इस मामले को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तभी जेन 5 सोचता है ये कितना ज़्यादा बेवकूफ़ वाला बात है, इसमें पूरी तरह से दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है सिर्फ हम लोगों को मारने का, सच में कोई गधा ही होगा जो इसे एक्सेप्ट करेगा। तभी हमारी गद्दी जानशुई बोलती है हाँ मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ। जेन 5 बोलता है जानशुई ध्यान से इन लोगों को देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है इतनी जल्दी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें थोड़ी देर सोचना चाहिए। तभी जानशुई बोलती है मुझे पता है, मगर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें तुम्हारी जान और इस सिटी के लोगों की जान मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा।
तभी वो ओल्ड मैन बोलता है सच में मैंने जैसा सोच रहा था, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तभी जानशुई एक्सेप्ट करने ही जा रही थी, मगर तभी जानफाई बोलता है तुम रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, ये पूरी तरीके से एक स्कैम कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे सारे लूप होल्स है जहाँ से हम लोग ही सिर्फ डिसएडवांटेज में है, इसे पहले ठीक करो वरना हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओल्ड मैन बोलता है तुम सिर्फ एक इमोर्टल हो, तुम इस बारे में बात मत करो। तभी जेनफाई हंसने लगता है, बुड्ढा डर गया, बुड्ढा डर गया, बुड्ढा सिर्फ एक लड़की को बुली करना ही जानता है। तभी वो बुड्ढा बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बहुत रेपुटेशन वाला आदमी हूँ, मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जानशुई बोलते हैं तुम और रेपुटेशन, इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से चेंज करो वरना हम लोग लड़ाई करते हैं, चलो बाद में देखा जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तभी सारे बुड्ढे एक दूसरे के साथ बात करके बोलते हैं ठीक है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देते हैं। तभी हमारे सामने उस कॉन्ट्रैक्ट का लिस्ट आ जाता है, तो मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, तुम लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लेना। तो तभी जानशुई बोलती है जेनफाई तुम्हें इस सारी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेनफाई बोलता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, सब लोग ग्रुप में तुम्हारे साथ लड़ रहा है, मुझे भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहिए, तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जानशुई सोचती है क्या हम दोनों पार्टनर्स है, ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं हमेशा अकेले ही काम करती थी मगर अब हम जब एक पार्टनर है तो मैं ज़रूर तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, इसमें कुछ भी हो जाए। तो पहले टेस्ट के बारे में मैं बता दूं, वो बुड्ढा ले रहा है जिसके अंदर हर एक कप के अंदर किसी में पॉइजन होगा और किसी में पानी होगा, तो तुम्हें पानी चूज करना पड़ेगा, अगर तुमने पॉइजन खा लिया तो तुम मर जाओगे। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है इस गेम का। तभी जेनफाई जल्दी से एक कप को उठा के खा के बोलता है इसका टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरह का टेस्ट नहीं है। तभी दूसरा ग्लास पी के बोलता है सच में ये तो थोड़ा सस्पिशियस है। तभी हम देखते हैं जेनफाई बोलता है कि मेरे लेग्स मेरे आर्म्स कुछ भी काम नहीं कर रहे, ये क्या हो रहा है। झांगशुई पूछती है जेनफाई क्या तुम ठीक हो। जेनफाई बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है तुम सिर्फ एक ही सिप में इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, सच में ये मेरा सेक नहीं है वरना तुम अभी तक ख़त्म हो जाते। तभी जेनफाई बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी थर्ड ग्लास को अपने हाथ में लेके देखता है, मगर तभी उस ग्लास से एक बूंद जाके टेबल पे लगता है। देखते हैं उस टेबल से धुआं निकलने लगता है और वो टेबल वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख के तो जेनफाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो ये तुम हो, जल्दी से उस कप को पी जाता है जेनफाई। ये पीने के बाद जेनफाई सोचता है मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मगर हम देख 2000 ईयर्स लेटर। तभी ओल्ड मैन बोलता है सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो इस मामले में, तुमने एक पॉइजन पीने के बाद उसका ऑपोजिट पॉइजन पी लिया जिससे कि दोनों पॉइजन न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और इसमें तुम बच चुके हो। तभी जेनफाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, सोचता है क्या मेरा लक कितना ज़्यादा ख़राब है, मैंने जिसको चूज किया वो मेरा गलत निकल गया। ओल्ड मैन बोलता है चलो अगले कप की तरफ चलते हैं। तभी जेनफाई जाके एक काले कप को उठाने जाता है, मगर तभी सोचता है पहली बार भी ऐसा ही हुआ था, मैंने कलर देख के चूज़ किया और उसमें मैं नहीं मरा। तभी जेनफाई अपने आंखों को पकड़ के बोलता है मैं किस कप को चुनूं जिससे कि मैं डायरेक्टली मर जाऊं। तभी जेनफाई एक कप को उठा लेता है। तभी हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो रिएक्ट करता है, इसे देख के जेनफाई सोचता है ये ज़रूर यही कप होगा, मुझे जल्दी से पी लेना चाहिए। तभी जेनफाई हंस के उस चीज़ को पी जाता है। तभी जानशुई जेनफाई के पास जाके बोलती है जेनफाई क्या हुआ तुम्हें। तभी जेनफाई रोते हुए सोचता है ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है मेरे साथ। तभी जेनफाई गुस्से में बोलता है बुड्ढे को, बुड्ढे तू ये सब क्या कर रहा है, तू क्या देख रहा था मेरी तरफ, मैं तेरे बारे में जाके सबको रिपोर्ट करूँगा। तभी वो बुड्ढा जोर से चिल्ला के बोलता है तूने मेरे साथ स्कैम किया है, तेरे को इतना ज़्यादा सब कुछ पॉइजन के बारे में पता था और तूने ये चीज़ मेरे को बताया नहीं और मेरे चैलेंज को ले लिया, सच में तूने मेरे साथ स्कैम किया है, मैं तेरे बारे में जाके सबको रिपोर्ट करूँगा। साला मैं एक बात सोच रहा हूँ ये लोग किसको जाके रिपोर्ट करेंगे। जेनशुई बोलती है सच में जेनफाई तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा पॉइजन नॉलेज है जिससे कि तुमने उसे डिफीट कर दिया, सच में सिर्फ एक ही कप बाकी है, तुम इसे भी दे के पी जाओ। तभी जेनफाई सोचता है कि प्लीज़ तुम मुझे चेयर मत करो, प्लीज़ मुझे चेयर करना बंद कर दो। जेनफाई बोलता है मैं अपना बेस्ट करूँगा। झांगशुई बोलती है क्या तुम ठीक हो।
जेनफाई सोचता है मैं जितना ज़्यादा सोचता हूँ वो उतना ज़्यादा गलत होता है, तो मैं एक चुन लेता हूँ, एक ग्रीन वाला। तभी ग्रीन वाला उठा के जेनफाई पी लेता है। तभी हम देखते हैं जेनफाई के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वो ओल्ड मैन हंसने लगता है, बोलता है इस बार तुम तो मर जाओगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जेनफाई को कुछ होने लगता है। तभी वो बुड्ढा बोलता है हा हा इस बार तुम मर जाओगे। जांगशुई बोलती है तुमने क्या किया है जेनफाई के साथ। बुड्ढा बोलता है हा हा तुमने पहले 2 ग्लास तो बच गए थे, मगर उसके बाद के सारे ग्लास में ही पॉइजन था। हा हा इसके बाद उसके पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं जीने के लिए। जेनफाई बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि ये पॉइजन खाने के बाद मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है, मैं अभी भी खेल सकता हूँ। और बुड्ढा बोलता है ये सिर्फ तुम्हारे शरीर के कारण है, ये कुछ ही देर के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जेनफाई बोलता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी आराम कर सकता हूँ। जेनफाई सोचता है कि फाइनली मैं अब मरने वाला हूँ। बुड्ढा सोचता है इसने पहले ही पॉइजन खा लिया, फिर भी ये बंदा हंस रहा है, छोड़ो इसकी बात, मैं तो सिर्फ जानशुई के बारे में ही चिंता करना चाहिए। वो ओल्ड मैन बोलता है जानशुई अब कोई तुम्हारा मदद करने के लिए नहीं है, अभी भी 3 टेस्ट तुम्हारे लिए बाकी है। तभी जेनफाई बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी 2 घंटे तक जिंदा रह सकता हूँ, तो मैं अगला राउंड भी खेलना चाहूँगा। जेनफाई सोचता है मुझे अगला गेम भी खेलना चाहिए कि मैं ज़रूर मर जाऊँ, ये इंश्योर करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं जेनफाई और दूसरा ओल्ड मैन एक बोट का गेम खेलने लग जाता है। जेनफाई सोचता है हा मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा पूरा बॉडी दर्द करने लग रहा है। सच में रीडर्स चलो हम दूसरे किसी मानवा पे मिलते हैं। तभी वो बुड्ढा बोलता है जेनफाई सच में तुम खुद को इतना ज़्यादा शर्म मत दो, मैं अच्छे से देख सकता हूँ मैं इस गेम पे जीतने वाला हूँ। जेनफाई बोलता है हा मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक चैंपियन कैसे खेलता है, तुम सिर्फ वेट करो। तभी जेनफाई एक गोटी को लेके बोट के ऊपर रखता है। तभी हम देखते हैं जेनफाई को बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है। जेनफाई बोलता है ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। जांगशुई बोलती है जेनफाई क्या तुम ठीक हो, क्या पॉइजन तुम्हारे ऊपर असर कर रहा है। वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है कि पॉइजन तो इसके बॉडी में और भी कुछ देर के बाद असर करता, मगर इसका शुक्रिया कि ये गेम खेलने लगा, इसके कारण इसके पॉइजन और भी ज़्यादा जल्दी से बढ़ने लगा। जांगशुई बोलती है ये तुम लोग कैसी तरह के ट्रिक्स खेलने लगे हमारे साथ। तभी दूसरा ओल्ड मैन बोलता है ये किसी तरह का ट्रिक नहीं है, ये मेरा मैजिकल बोर्ड गेम है। जब भी कोई बंदा इस बोर्ड के ऊपर कोई भी पीसेस चलता है तभी उसके सोल के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक असर करता है, इसीलिए तुम्हारे बंदे के साथ ऐसा हुआ है। पहले वाला ओल्ड मैन बोलता है सच में जब भी इस गेम के बारे में बोलता है मुझे लगता है कि मैं ऐसा शो करूं कि मैं इसे जानता ही नहीं। तभी वो मॉन्क वाला बंदा भी बोलता है हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। दूसरा वाला ओल्ड मैन बोलता है तुम दोनों स्टूपिड जल्दी से अपना मुंह बंद करो। तभी वो ओल्ड मैन जांगशुई को बोलता है कि मेरा ये वेपन अगर तुम्हारे बंदे को पॉइजन भी नहीं लगा होता तो धीरे धीरे उसे मार ही डालता। जांगशुई बोलती है यू जेनफाई मैं अगला गेम खेलता हूँ, तुम यहाँ पे रेस्ट करो। जेनफाई बोलता है मेरे को मत रोको, ये मेरा ज़िंदगी का लास्ट बैटल है, मेरे को करने दो। जेनफाई सोचता है अगर मेरे एनर्जी ख़त्म करके मुझे मार डालेगा तो मुझे जल्दी गेम कंटिन्यू करना चाहिए, जिसके कारण से मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। चलो जल्दी से गेम को शुरू करते हैं। 50 मिनट के बाद हम सीन शिफ्ट होकर देखते हैं, उन दोनों को देख के ही लग रहा है उनकी सारी एनर्जी उनकी शरीर छोड़ के चली गई है। जेनफाई बोलता है ये गेम मेरे को पूरी तरह से एनर्जी ख़त्म कर चुका है। पहले वाला बुड्ढा बोलता है ही वो और ज़्यादा तक ये गेम नहीं खेल पाएगा। यूली बोलती है थोड़ी देर के लिए रुको जेनफाई, इतना ज़्यादा अपने ऊपर हार्श मत बनो। जेनफाई बोलता है मेरे बारे में इतना चिंता मत करो, मैं कर सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होकर 50 मिनट के बाद देखते हैं कि वो बुड्ढा बोलता है क्या तुम सच में मॉर्टल हो। जेनफाई बोलता है हाँ मैं एक मॉर्टल हूँ, तुम्हें दिखा दिया एक मॉर्टल का स्ट्रेन कितना ज़्यादा होता है। अब तुम्हारी बारी है, चलो। तभी वो बुड्ढा अचानक से गिर जाता है और बोलता है मैं ये चीज़ और नहीं कर सकता। तभी जेनफाई बोलता है क्या देख लिया, एक ऑर्डिनरी पर्सन और एक कल्टीवेटर में मैं जीत गया। फिर अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जेनशुई बोलती है क्या तुम ठीक हो, बार क्या तुम ठीक हो। इस लड़की का डायलॉग चेंज ही नहीं हो रहा है। पहले वाला बंदा सोचता है ये कैसे तुमने किया, तुमने पूरा पॉइजन कैसे ख़त्म कर दिया। जेनफाई बोलता है क्या तुमने बोला। तभी जेनशुई बोलती है क्या सच में तुमने पूरा पॉइजन को नलीफाई कर दिया।
पहले वाला ओल्ड मैन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा गलत गलत बातें बोलता है। तभी ज़ेनफाई सोचता है क्या सच में मैंने पॉइजन को हरा दिया, ये कैसे हुआ। दूसरा ओल्ड मैन बोलता है तुम ऐसा कॉम्प्लेन करना बंद करो, तुम पहले ये बताओ उसने क्या किया जिससे कि पॉइजन ख़त्म हो चुका है। मैं तुम लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। वो ओल्ड मैन बोलता है कि उसने जिस कप को चुना था उसके अंदर से विटेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे कि वो मर जाता है, मगर तुम्हारे गेम से वो विटेलिटी उसका ख़त्म हो चुका है और उसका पॉइजन उसके बॉडी से छोड़ के चला गया। जेनफाई सोचता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था उस ग्लास में पॉइजन भी था। जेनकाई का ये कहने का पीछे का मतलब है कि वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि जेनफाई का कोई हिडन मास्टर है जो उसको इतना सब सिखाया है, इसीलिए जेनफाई ने बोला मैं तो जानता भी नहीं था उस कप में जहर भी है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है ये इसका नाम क्या, उस लड़की ने बताया था यूली। क्या तुम इटर्नल डेमन मास्टर यू शुई वन का बेटे हो। यूली बोलता है अब ये कौन है, प्लीज़ मेरे नाम चेंज मत करो। ये सुन के जांग शुई बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाती है। यूली बोलता है तुम अपने दिमाग में गलत गलत आइडिया मेरे बारे में मत लाओ, तुमने नहीं देखा कि जांग शुई मुझे देख के अब कैसा रिएक्ट कर रही है। मेरे फादर का नाम यू शिवन नहीं है, वो भी एक कल्टीवेटर भी नहीं थे, वो एक मॉर्टल आदमी थे। ओल्ड मैन बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। जेनफाई वो हाथ पे चाकू पकड़ के बोलता है तुम क्या बोलना चाहते हो, क्या राइट है, क्या तुम ठीक बोलना चाहते हो। ओल्ड मैन बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, पहले डेमन मास्टर एक हंटर ही थे, उसके बाद वो कल्टीवेटर बने, फिर 20 साल के बाद वो अचानक दुनिया से गायब हो चुके थे। तुम ज़रूर इटर्नल मास्टर के कोई छुपे हुए बेटे होगे जो 20 साल के बाद जन्म लिए हो। ये सुन के तो जेनफाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बुड्ढे की बात सुन के सारे बुड्ढे डर जाते हैं और जानशुई बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाती है। जेनफाई बोलता है मैं बिल्कुल भी उनका कोई बेटा नहीं हूँ। जेनफाई जानशुई को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पिता तो एक वाइल्ड बीस्ट के हाथ मार चुके थे, तो मेरा पिता इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, अगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो उसके हाथ नहीं मरते। फिर से पहले वाला ओल्ड मैन बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये सुन के फिर से जेनफाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जेनफाई बोलता है क्या तुम चूतिया हो कि बार बार सही बोलते जा रहे हो। ओल्ड मैन बोलता है 20 साल पहले तुम्हारा पिता और टायरेंट मास्टर दोनों एक साथ बैटल करते हैं। लेजेंड बोलते हैं कि उस बैटल में तुम्हारे पिता को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी, मगर इटर्नल मास्टर टायरेंट मास्टर मर चुके थे, तभी शायद से तुम्हारे पास गए थे और एक वाइल्ड बीस्ट के हाथ वो मर चुके थे। यूली जांगशुई को बोलती है वो ज़रूर झूठ बोल रहा है, तुम इसके ऊपर विश्वास मत करो। तभी जांगशुई की अंगूठी से लाइट निकलने लगती है। तभी यूली बोलता है प्लीज़ अपना शॉट बाहर मत निकालो, अगर मेरा पिता इतना ज़्यादा पावरफुल होता तो मेरे पास उसकी पावर तो होती। ओल्ड मैन बोलता है डम होने की एक्टिंग मत करो, क्योंकि डेमोनिक मास्टर की टेक्निक 30 साल लग जाती है उसे सीखने के लिए। तभी यूली सोचता है क्या मैं जिस बंदे के बॉडी में आया हूँ क्या ये सच में डेमोनिक मास्टर का बेटा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस बंदे के बॉडी में आया हूँ उसका नाम है जेनफाई और मेरा असली नाम है यूली, जो दूसरे दुनिया से इस दुनिया में आया हूँ। तभी जेनफाई जोर से चिल्ला के बोलता है तुम ये सब कैसी बातें विश्वास कैसे कर लेते हो। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम हमारे डेमोनिक सेट के मेंबर हो, तुम क्यों जांगशुई की मदद कर रही हो। जांगशुई भी बोलती है हाँ तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो। ये सुन के तो जेनफाई को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बोलता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, अगर मैं फिर से कुछ बोल देता हूँ तो ये ओल्ड मैन फिर से मेरे बातों को कुछ और ही बना देगा। छोड़ो ये सब बातें को, अभी भी मेरे पास चांस है मरने का, अभी भी 2 चैलेंज बाकी है, मुझे वो सब करके मुझे मरना है सिर्फ। जेनशाओ सबको बोलता है कोई बिल अपने दिल से ही बन सकता है, कोई टेक्निक सीख के नहीं। मैं एक अच्छा बंदा हूँ मेरे दिल से, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना चाहता हूँ। चलो फिर से चैलेंज कंटिन्यू करते हैं। जेनशुई को बोलती है मैं फिर से दूसरे टेस्ट में जा रहा हूँ, अगर मैं उसमें जीत जाता हूँ क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगी। जेनशुई सोचती है क्या कोई अपने दिल से ही शैतान बन सकता है। तभी मॉन्क बोलता है सच में तुम एटर्नल मास्टर के बेटे होने के काबिल हो। जेनफाई सोचता है क्या सिर्फ मॉन्क ही आएगा, दूसरे वाला बंदा क्या हुआ। दूसरे वाला बंदा बोलता है क्या तुम तैयार हो मॉन्क। मॉन्क बोलता है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
तभी दोनों बंदे जाके जेनफाई का पैर पकड़ने लग जाते हैं और बोलते हैं मास्टर। वो दोनों बंदे बोलते हैं मैं ये सब करना नहीं चाहता, वो बंदा हमारा मास्टर बनना चाहता था और हम उसके ही बात सुन के ये सब कर रहे थे। आज ही से आप हमारे मास्टर हो। पहले वाला बुड्ढा बोलता है तुम गद्दार लोग, तुम लोगों को की थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? क्या तुम लोग हमारे बारे में भी थोड़ा सा भी नहीं सोचते? तो आज का वीडियो की शुरुआत में एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई, इससे चैनल को बहुत ज़्यादा अच्छा सा रीच मिलता है। थैंक यू। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, दोनों बुड्ढे एक साथ में बोलते हैं तुम लोग हमारे बारे में भी सोच लो थोड़ा सा। ये सुन के यूली और जांगशुई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जेनफाई बोलता है हमारा टेस्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, चलो उसको पहले ख़त्म करते हैं। तभी वो दोनों बंदे बोलते हैं नहीं नहीं, हम हार मानते हैं। जेनफाई बोलता है जल्दी से शुरू करो, जल्दी से शुरू करो, मुझे मरना भी है। तभी वो दोनों बुड्ढे बोलते हैं ये सच में कितना ज़्यादा भयानक है। पहले वाला बुड्ढा बोलता है हाँ मैं समझ गया। तभी जेनफाई फिर से बोलता है इस बार तुमने क्या समझा? बुड्ढा बोलता है मैं समझ गया, तुम हमारे हथियार क्यों बाहर निकलने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि तुम हमें मारना चाहते हो। तभी जेनफाई बोलता है सच में मैं तेरे जैसे बुड्ढे को सच में मारना चाहता हूँ। तभी वो तीनों बंदे बोलते हैं कि सच में इतना ज़्यादा डेविल बंदे को कैसे एटर्नल डेमन मास्टर ने जन्म दिया? जांगशुई बोलती है कि तुमने जब हार मान लिया तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, फिर कभी भी यहाँ पे मत आना। तभी हम देखते हैं सच में वो तीनों बुड्ढे वहाँ से भाग के चले जाते हैं। जेनफाई बोलता है सच में ये कितना ज़्यादा बुरा था, मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ। तभी जांगशुई बोलती है ऐसे नाटक करना बंद करो, सच में वो लोग इतने भी कमज़ोर नहीं थे और तुम मुझे भी इतना ज़्यादा कमज़ोर मत समझना। मेरे अभी के पावर के हिसाब से भी मैं उन तीनों को एक साथ में हरा सकता हूँ। जेनफाई बोलता है मेरे बातों का ये मतलब नहीं था, चलो जाके सोते हैं। तभी जांगशुई बोलती है रुको ज़रा, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। जेनफाई सोचता है एक लड़का और एक लड़की अंधेरे कमरे में बांधे और चाबी खो जाए। तभी जांगशुई अपने कपड़े में से एक गोला बाहर निकालता है। एक गोला वही गोला होता है जो जांगशुई ने चोरी किया था। जांगशुई जेनफाई को बताता है एक गोला डेमोनिक सेट वालों को एक सीक्रेट रेलम से मिला था। इस गोले से डेमोनिक सेट वाले एक डेमन को समन करना चाहते थे। जेनफाई बोलता है दूसरा आर्टिफैक्ट क्या इसके जैसा ही पावरफुल है? जांगशुई बताती है दूसरा आर्टिफैक्ट सोल बैनर है, मगर मैं वो चीज़ ले नहीं पाई उनसे। लेकिन एक सेकेंड, मगर ये चीज़ देख लो भाई, ये कहाँ पे रख रही है उस गोले को? सच में कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्पेक बैग है। जांगशुई बोलती है मैंने अपना सारा सीक्रेट तुम्हें बता दिया, अब तुम क्या अपनी सारी सीक्रेट मुझे बताओगे? जेनफाई सोचता है अगर मैंने ठीक से इस लड़की को नहीं समझाया तो ये लड़की मुझे दूर हटा देगी। जेनफाई जांगशुई के हाथ पकड़ के सब कुछ बता देता, मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ और मेरे पास एक सिस्टम है और मुझे वो सिस्टम ने बोला है मारने के लिए। जेनफाई सोचता है नहीं, मैं ऐसा नहीं बता सकता उस लड़की को, प्लीज़ तुम मेरी तरफ ऐसे मत घूरो। जेनफाई बोलता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे पास कुछ सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करूँगा और किसी की तरह का मुसीबत आए तो मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। हाँ सच में कि सबके पास एक ना एक सीक्रेट होता है, ठीक है मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। जेनफाई सोचता है क्या ये चीज़ इतना आसान था? सीन शिफ्ट होके अगले दिन का हम देखते हैं जहाँ से जांगशुई और जेनफाई एक कैरेज में बैठ के अपने सेक्ट की तरफ निकल चुके हैं। जेनफाई सोचता है मैंने सच में कितना ज़्यादा सोचा था वो तीन बुड्ढे मुझे मार ही डालेंगे, मगर वो तीनों मुझे छोड़ के भाग गए। उल्टा अब उन लोगों के कारण से जांगशुई भी मेरे ऊपर ठीक से विश्वास नहीं करती। जांगशुई बोलती है यूली क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे हालत देख के कुछ सही नहीं लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होके जांगशुई और जेनफाई को हम एक घर के सामने देखते हैं। जांगशुई बोलती है इस रास्ते में सिर्फ एक ही घर है, चलो हम दोनों यहाँ पे रुकते हैं। सच में ये जगह बहुत ज़्यादा शांत है, मगर फिर भी ध्यान रखना कभी भी हमारे ऊपर डेमोनिक सेक्ट अटैक कर सकता है। जेनफाई सोचता है मैंने तो अपना सारा होप छोड़ दिया है। तभी हम देखते हैं कि अनमी बाहर आती है उस घर से और बोलती है जांगशुई तुम फाइनली यहाँ पे आ चुके हो। इसे देख के जेनफाई बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जांगशुई और जेनफाई की तरफ आने लगते हैं। जेनफाई सोचता है सच में ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है, सच में बैटल होने वाला है। कि अनमी बोलती है सच में वो तीनों बुड्ढे कितने ज़्यादा कमज़ोर थे, तुम्हें थोड़ा सा भी खरोच भी नहीं दे पाए, मगर तुम चिंता मत करो, मैं अपने हाथों से तुम दोनों को मार डालूंगी। जांगशुई बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कियानवी बोलती है क्यों, क्या तुम डर चुकी हो? जेनफाई सोचता है क्या उसकी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई?
कियानमी हंसने लगती है और बोलती है, हाँ तुमने देर कर दी, पहले से ही हमने फॉर्मेशन लगा दिया था, 6 डिजायर्स फॉर्मेशन। तो अभी हम देखते हैं बहुत सारी काली काली चीज़ जांग शुई की तरफ बनने लगती है। जांग शुई उन सबको अटैक करके काट डालती है बीच में से, मगर हम देखते हैं वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। जांग शुई बोलती है, क्या तुम इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो मेरे साथ लड़ने के लिए? तभी हम देखते हैं जांग शुई शॉक हो जाती है कि ज़ेनफाई उसके भी आगे दौड़ने लगता है। ज़ेनफाई बोलता है, जांग शुई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये देख के कियानमी डर जाती है, मगर हम देखते हैं ज़ेनफाई उसके साथ टकराने के बाद कियानमी बहुत दूर जाके गिरती है। सब लोग बोलते हैं, सेंटेंस क्या आप ठीक हो? कियानमी गुस्से में बोलती है, उन सबको जाके मार दो, मैं उन सबको मारा हुआ देखना चाहती हूँ, खास कर कि उस लड़के को पहले मार दो। तभी हम देखते हैं सब लोग तलवार बार करके उस ज़ेनफाई को मारने के लिए जाते हैं, मगर जांग शुई बहुत बड़ा अटैक करके सबको पीछे धकेल देती है। ज़ेनफाई सोचता है, जांग शुई ने मुझे बोला था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मगर क्या यही होता है उसका कमज़ोरी? जांग शुई, क्या तुम मुझे शांति से मारने भी नहीं दोगी? जांग शुई बोलती है, तुम लोगों में से कोई भी मेरे साथ लड़ने के काबिल नहीं है, सिर्फ तुम्हारा डिमोनिक मास्टर ही मेरे साथ लड़ने के काबिल है, कहाँ पे है वो? कियानमी बोलती है, तुम चिंता मत करो, हमारे यंग मास्टर हमारा बदला जरूर लेंगे। तभी कियानमी को कुछ होने लगता है। ज़ेनफाई बोलता है, क्या एक ही अटैक में ये मार गई? फिर अचानक हम देखते हैं जान कुई भी नीचे गिर जाती है। ज़ेनफाई उठा के बोलता है, जान कुई क्या तुम ठीक हो? जांग शुई बोलती है, मैंने अपना सारा पावर एक ही अटैक में निकाल दिया, अब मैं बिल्कुल भी पावर मेरे अंदर नहीं बची, अगर तुम चाहो इस बार तुम भी मुझे मार सकते हो। ज़ेनफाई सोचता है, क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी मार नहीं सकता, तुम जितनी भी कमजोर हो जाओ, मुझे पता है ये बात। सच में जांग शुई बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं सोच नहीं सकता ये अगर इसका कमजोर स्टेट है तो इसका पावरफुल स्टेट कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जांग शुई बोलते हैं, कियानमी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिस्ट है, मगर वो लड़ाई में उतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। ज़ेनफाई बोलता है, अब तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, चलो हम जाके घर के अंदर जाके रेस्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कोई तलवार से पीछे से अटैक करने लगता है। जांग शुई बोलती है, देख के हम देखते हैं कियानमी अभी तक नहीं मरी थी और उसने ही तलवार से जांग शुई के पेट के अंदर चाकू घुसा दिया होता है। कियानमी बोलती है, हाँ 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 मुझे पता ही था ये चीज़ तुम्हारे ऊपर काम करेगा, तुम अपना गार्ड डाउन कर दोगी और मैं तुम्हें मार डालूंगा। जांग शुई अपने हाथों से उसे झटक के दूर हटा देता है। तभी ज़ेनफाई बोलता है, जांग शुई क्या तुम ठीक हो? तभी वहाँ से कियानमी भाग के चली जाती है और बोलती है, हम दोनों यंग मास्टर और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बाय। और एक बात, अगर तुम नहीं आई तो हम उस सिटी के सारे बंदों के सोल को सेक्रीफाइस कर देंगे सोल बैनर के लिए, हा 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 बाय। ज़ेनफाई बोलता है, तुम लोग सिर्फ धमकियाँ दे सकते हो लोगों को, कुछ कर नहीं सकते। सीन शिफ्ट होकर हम डिमोनिक सेट पे देखते हैं, एक घर से छत तोड़ के बाहर आ जाता है, ये होता है उनका डिमोनिक सेट का यंग मास्टर। कियानमी बोलती है, फाइनली हमारे यंग मास्टर बाहर आ चुके हैं, आपका स्वागत है। मगर सर उठा के जब देखती है यंग मास्टर वहाँ पे नहीं होता, वो बंदा डर के सब लोगों के पीछे छुप जाता है और बोलता है, कहाँ पे है जांग शुई? कियानमी बोलती है, तो आप चिंता मत करिए, मैंने पहले से ही उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, अब वो अपने शॉट भी पकड़ने के काबिल नहीं है। यंग मास्टर बोलता है, क्या ऐसी बात है? सच में बुरा नहीं है? कियानमी बोलती है, हाँ हमारे यंग मास्टर ऐसा ही है, सच में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है हमारे डेमोनिक सेट के फ्यूचर के लेके। सीन शिफ्ट होकर जांग शुई हमें कल्टीवेशन के लेवल के बारे में बोलती है। सबसे नीचे होता है मॉर्टल, तब उसके ऊपर होता है ह्यूमन, उसके ऊपर होता है आर्टिस्ट, उसके ऊपर होता है स्पिरिट, उसके ऊपर होता है दाओ, उसके भी ऊपर होता है हेवन। इन सब के अंदर 10-10 लेवल होता है। लेवल कंप्लीट करने के बाद ही तुम अगले पड़ाव में जाते हो। फिर ज़ेनफाई पूछता है, तुम किस लेवल पे हो? जांग शुई बोलते हैं, मैं दाओ के 10 लेवल पे हूँ। तभी जांग शुई बोलती है, डिमोनिक सेट के यंग मास्टर अभी दाओ के पहले लेवल पे है और वो तीनों बुड्ढे थे स्पिरिट के 10th लेवल पर। सीन शिफ्ट होकर हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोगों को हथकड़ी बांध के पैरों पे और हाथों पे कहीं पे लेके जा रहे हैं। हम देखते हैं ये होता है यंग मास्टर ऑफ डिमोनिक सेक्ट। तभी वो बंदा सोल बैनर को बाहर निकलता है और बोलता है, तुम लोग अब देखोगे इस सोल बैनर का असली ताकत। हम देखते हैं सारे मॉर्टल के शरीर छोड़ के उनका सोल बाहर निकल जाता है। यंग मास्टर बोलता है, हाहा कितना मज़ेदार है इन मॉर्टल का सोल, मैं सच में देखना चाहूँगा जांग शुई की सोल का कितना मज़ा आता है मेरे को, मैं सच में फ़ाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। सीट शिफ्ट होकर हम ज़ेनफाई को देखते हैं जो बोलता है, ये तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों सांस नहीं ले रही हो?
अगर जानशुई मर जाती है तो डिमोनिक सेट अगर मुझे मार भी देते हैं तो मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा। अब मेरा साथ क्या होगा? मैं सच में बहुत ज़्यादा क्लोज था अपने गोल को अचीव करने में। अब इधर में कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। जेनफाई चाकू बाहर निकाल के बोलता है ये होगा शायद से रास्ता। साला ये चाकू बाहर निकाल के क्या ऐसा रास्ता बना रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने का जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जेनफाई अपने हाथों पे चाकू बाहर करके बोलता है यही आखिरी उपाय है मेरे पास। मैं ये चीज़ ध्यान में रखूंगा कि ये पूरी तरह से मर जाए, इसके बाद इसका सेट मेरे पास बदला लेने के लिए आ जाए और मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे। फिर जेनफाई उस चाकू को फेल के बोलता है इस ऑथर ने ये सब क्या लिख रहा है, मैं इस ऑथर को मारने के लिए स्क्रीन को तोड़ के उसके पास जाऊंगा। असल में ऑथर ने थोड़ा मजाक किया है। अब शुरू होता है। जेनफाई सोचता है झांगशुई मेरे घर पे इतना जोर से आके गिरी फिर भी वो ठीक थी और इतना कमजोर होने के बाद भी डिमोनिक सेट को एक ही अटैक में हरा दिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये एक स्नीक अटैक से मर जाए। जो कुछ भी हो जाए मुझे इसे बचाना ही पड़ेगा। तभी जेनफाई अपने हाथों को लेके झांगशुई के चेस्ट पे अपने हाथों से पंप करने लगता है। जेनफाई बोलता है इससे तो वो जरूर उठेगी, इसको उठना ही पड़ेगा। अचानक हम देखते हैं उसी ऑर्ब को जो जेनशुई के शरीर से बाहर आकर गिरती है। जेनफाई उस ऑर्ब को बाहर पे फेल के बोलता है तुम इधर पे मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे किसी की जान बचानी है। तभी वो ऑर्ब जेनफाई को बुलाने लगता है, बोलता है तुम इधर पे आओ, तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। तभी हम देखते हैं उस ऑर्ब को जेनफाई अपने हाथों पे उठा लेता है। जेनफाई सोचता है अगर मैं इस ऑर्ब को डेमोनिक सेट पे लेके जाता हूँ तो वो लोग मुझे ज़रूर मार देंगे। मेरे पास अभी भी एक चांस है मरने का, मगर इसमें एक दिक्कत है। मेरे ट्रांसमाइग्रेटर के बाद से ही मेरा लक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर मैं झांगशुई के बिना वहाँ पे जाऊँ तो मैं डेमोनिक सेट को कभी ढूंढ ही नहीं पाऊँगा। फिर कुछ भी हो जाए मुझे झांगशुई को बचाना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं जेनफाई अपने मुंह से झांगशुई को हवा देने लगता है। जेनफाई बोलता है अब तो उठ जाओ, क्या ये चीज़ काम नहीं करी? क्या सच में तुम यहाँ पे मरने वाली हो? मैं सच में तुम्हारे बिना इस दुनिया में क्या ही करूँगा। मैंने इतना कुछ कर लिया फिर भी तुम मारी गई, सच में कितना ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। तभी हम देखते हैं झांगशुई सच में उठ जाती है और बोलते हैं जेनफाई हमें झांगशुई बताती है मैं बहुत कम उम्र से ही कल्टीवेशन स्टार्ट कर चुकी थी। हर दिन मैं बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करती थी। एक दिन मेरे मास्टर मेरे पास आके बोलती है कि तुम अगर कल्टीवेशन में सबके ऊपर जाना चाहती हो तो कभी भी प्यार या रोमांस के बारे में मत सोचना। हम देखते हैं बहुत सारे लव लेटर को जो झांगशुई को मिली होती है। तब से लेकर आज तक मेरे दिल में प्यार के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। मेरे दिल में हमेशा ही शॉर्ट रहता है। मैं तब से लेकर बहुत ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग करते आ रही हूँ। मैं हमेशा से सोचती थी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कल्टीवेटर होकर सबको एक दिन प्रोटेक्ट करूँगी डिमोन के हाथ से। जब कियानमी ने मेरे को चाकू से मार दिया था फिर भी मैं सिर्फ लोगों को बचाने के बारे में ही सोच रही थी। और मेरे शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर होने का कारण ये ऑर्ब है। इसके कारण से बहुत ज़्यादा डिमोनिक पावर मेरे अंदर घुस के मेरे शरीर को अफेक्ट कर रहा था। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी सेक्ट में जाके बहुत सारे एल्डर्स को साथ इस ऑर्ब को तबाह कर देता। मेरा प्लान था जेनफाई को उस ऑर्ब को अपने हाथों में देके उसको दूसरी तरफ से भेज दूं सेक्ट की तरफ, और मैं इस तरफ में आके उन सारे सिटीजन को बचा लूँ जो डेमोनिक सेट वाले मारना चाहते थे। मगर इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत थी, क्या मैं जेनफाई के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ? क्योंकि उन ओल्ड मैन ने बोला था ये किसी डेमन मास्टर का बेटा है, इसलिए मैं इसका परीक्षा लेने के लिए मारने का नाटक कर रहा था। चलो जेनफाई जल्दी से तुम अपना असली चेहरा मुझे दिखा दो। हम उसी सीन को देखते हैं जब जेनफाई झांगशुई को बचाने की कोशिश कर रहा था। जेनशुई सोचती है क्या ये उस औरत को खोज रहा है। तभी जेनफाई बोलता है जल्दी से तुम उठ जाओ, जल्दी से तुम उठ जाओ। तभी झांगशुई बोलती है ना, ये उस कारण से नहीं है। तभी हम देखते हैं झांगशुई के मुँह से ब्लड निकलने लगता है। हम उसी टाइम पे देखते हैं जब वो ऑर्ब बाहर आया था। झांगशुई सोचती है क्या ये सब इसने ऑर्ब के लिए ही मेरे साथ किया था, और हमने देखा था कि जेनफाई ने उस ऑर्ब को पीछे फेंक दिया था। झांगशुई सोचती है क्या उसे उस ऑर्ब के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मगर मैंने तो उसे सब कुछ बताया था। जेनफाई बोलता है तुम ऐसे नहीं मर सकती। झांगशुई सोचती है क्या ये सच में मुझे बचाना चाहता है। हम उसी टाइम पे देखते हैं जब जेनफाई अपने मुंह से हवा देने की कोशिश कर रहा था। तभी झांगशुई सोचती है
मैं ये सारी चीज अपने सेट के किसी गुप्त रूम के अंदर देखा था। क्या ये सच में वो सब करने वाला है? फिर जेनफाई बोलता है प्लीज तुम उठ जाओ, प्लीज तुम उठ जाओ। जांग शुई सोचती है इसका बचाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मगर ये फिर भी मुझे सिर्फ बचाना ही चाहता है। जेनफाई बोलता है तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा। तभी जांग शुई सोचती है हम तो कुछ ही देर पहले ही मिले, तुम ये सारी चीज़ें मेरे बारे में क्या बोल रहे हो। जेनफाई बोलता है ये तुम क्यों हो, तुम्हें क्यों चाकू लगा। तभी जांग शुई सोचती है क्या ये चाकू खुद के ऊपर लेना चाहता था मुझे बचाने के लिए। तभी हम तो जानते ही जेनफाई सिर्फ मरने के लिए चाकू लगाने की बात कर रहा है। गलत फहमी इन टॉप। जांग शुई सोचती है मगर तुम ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्यों करना चाहते हो। पहली बार मैंने इसके साथ जब मिला था तभी भी ये बंदा बिल्कुल भी डरा नहीं था और मेरी मदद करने के लिए सीधा सीधा चला आया, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं किया। और जब वो बूढ़े लोग आए थे मुझे मारने के लिए तभी भी ये बंदा मेरे को रोक रहा था मुझे बचाने के लिए, मगर ये बंदा मुझे अपना सच्चाई नहीं बताया। मगर ये बंदा मेरे को बचाने के लिए अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दिया था। जांग शुई शर्माते हुए सोचती है ये सब कुछ तो सिर्फ एक ही चीज इशारा कर रहा है, इसका मतलब यूली मुझसे प्यार करता है। तभी जेनफाई बोलता है जांग शुई क्या तुम उठ चुकी हो। जांग शुई सोचती है हम लोग तो कुछ ही दिन पहले ही मिले हैं, सच में ये शायद से पहले नजर का पहला प्यार होगा। सच में जेनफाई बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी का फिक्र ना करके भी मुझे अपने सेक तक पहुंचाने के लिए मदद कर रहा। अगर वो सच में मुझे आई लव यू बोल देता है तो मैं उसके जवाब में क्या करूँगा। सच में जेनफाई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है और बहुत ज़्यादा दिमाग वाला भी बंदा है। सच में मुझे क्या करना चाहिए मैंने तो पहले ही सोच लिया था, मैं प्यार के बारे में कभी भी नहीं सोचूंगा। वैसे भी जेनफाई डेमोनिक मास्टर का बेटा है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। अगर वो कल्टीवेशन स्टार्ट करेगा वो बहुत जल्दी पावरफुल भी बन जाएगा। अगर मैं अपने लिए हस्बैंड खोजता हूँ तो वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। मगर मैंने तो सोच लिया है प्यार के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। मुझे अब क्या करना चाहिए। जांग शुई दाल पे पाँच मार के बोलती है मैं अपने जीवन को ऐसे खत्म नहीं कर सकता, मैं अपने कल्टीवेशन और मेरे इतना ज़्यादा सालों की मेहनत को मैं ऐसे जाया नहीं कर सकता। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। जेनफाई तुम मुझसे प्यार मत करो, इस प्यार का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी जेनफाई पूछता है तुम आखिरकार उठ गई हो, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो। जांग शुई सोचती है ये क्या हो रहा है, ये इतना ज्यादा हैंडसम क्यों हो गया। जांग शुई जल्दी से शक्तिशाली अपने को बनाओ, ये सारी चीजों के बारे में मत सोचो। जेनफाई सोचता है क्या जांग शुई मेरे बारे में कुछ सोच रही है। सच में मुझे उसे डराना नहीं चाहिए इस टाइम पे, वो उसको बोलने का मौका देना चाहिए पहले। जांग शुई बोलती है जेनफाई मुझे तुम कुछ बताना है। जेनफाई सोचता है उसे क्या बताना है, क्या वो सोच रही है उस लड़की के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस तरह से नहीं मरना है, अगर ऐसे मरा तो मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा। जांग शुई बोलती है कि मेरे शरीर में और कोई एनर्जी नहीं बचा है, तुम इस ऑर्ब को लेकर दूसरे रास्ते से चला जाओ और मैं डिमोनिक सेट को रोकने की कोशिश करूंगा उन लोगों को मारने से। जेनफाई बोलता है क्या तुम क्या कर रही हो ये सब। जांग शुई बोलती है किसी का सेक्रीफाइस देने से इतने सारे लोगों का जान भी बच जाएगा और इस ऑर्ब को खत्म करना पहले जरूरी है, तुम यहाँ से चले जाओ। जेनफाई बोलता है नहीं मुझे उस ऑर्ब से कोई भी मामला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जेनफाई सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मरना भी है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जांग शुई बोलती है जेनफाई तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, अगर तुम मेरे साथ गए तो तुम जरूर भी मार जाओगे। जेनफाई बोलता है कि नहीं हम दोनों एक साथ में जाएंगे, अगर मैं मार भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों एक साथ ही मारेंगे वहाँ पे जाके और जिएंगे तो एक साथ में ही। जांग शुई सोचती है क्या मैं इसकी नज़र में इतना ज़्यादा कीमती हूँ, ऐसा था उस स्टोरी में भी नहीं हुआ था जिस स्टोरी मैंने पढ़ा था। सच में ये बहुत ज़्यादा कमाल का है। जांग शुई को तो सीधा ऑर्गेज़म ही आ जाता है। जेनफाई बोलता है क्या तुम ठीक हो। जांग शुई सोचती है ये मेरे बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करता है। मैं सब क्या सोचने लगी हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम याद करो अपने ट्रेनिंग को, तुम याद करो कि तुमने क्या प्रॉमिस किया था। जांग शुई जेनफाई को बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ सकते हो। जेनफाई बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जितने देर मेरे साथ कंपनी दोगी मैं उतना चीजें तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। ये सुन के तो जांग शुई के दिमाग ही फटने लगता है। जांग शुई बोलता है ये कितना ज्यादा अच्छा है। जेनफाई सोचता है वो मेरी बातों का आंसर नहीं दिया, क्या ये इसमें कुछ गलत है। सच में ये तो थोड़ा गलत भी है, हम दोनों एक साथ में मरने के बाद ये सच में थोड़ा सा गलत भी लग रहा है मेरे को।
मगर इसके बाद भी सिस्टम ने मेरे को कुछ भी वार्निंग नहीं दिया। क्या सिस्टम में कोई बग आ गया है? तभी जेन5 सिस्टम को बुलाने लगता है। सिस्टम वहाँ पे आने के बाद जेन5 पूछता है, सिस्टम क्या तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है? मैंने जांग शुई के सामने हम दोनों के मारने की बात बोली और मैं उसके साथ मारने के लिए जाने भी वाला हूँ। तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका। तभी सिस्टम बोलता है, रुको ज़रा मैं चेक करता हूँ तुमने पहले क्या करा है इसके पहले। तो आज का एपिसोड यहाँ पे ही खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय।